तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 35 से। असर्शन क्वेश्चन आ रहा है, ए रॉ मैंगो प्लेस इन सेलाइन सोल्यूशन लूजेस वाटर एंड श्रिवल इनटू पिकल। सही है। अगर आप किसी प्लांट के सेल को नमक वाले सेलाइन सोल्यूशन, नमक वाले पानी में रखोगे, हम ये लेके चलेंगे। सेलाइन सोल्यूशन का मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ही हुआ है NaCl। तो आपको पता है एक्सोऑस्मोसिस विल हैपन। पानी जो है वो सेल से बाहर आ जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। रीजन दे रहा है ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, का तो कोई मतलब ही नहीं है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर। रिवर्स का तो कोई मतलब ही नहीं। बिना बाहरी प्रेशर लगाए रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हुआ करती। अगला क्वेश्चन है, अगर 20 ml एसीटोन में 20 ml क्लोरोफॉर्म डालेंगे, तो पहली जानकारी तो यही चाहिए कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म किस प्रकार का सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, और इसी में आंसर है, दे फॉर्म सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। इसका मतलब ये है कि मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम घटेगा। सो जो वॉल्यूम है वो 50 ml से कम हो जाएगा। ये आंसर है। डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, जिसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम। नेगेटिव का ये टॉप क्लास केस है। मोस्टली क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म एसीटोन के आसपास ही रहते हैं। अगला आ रहा है कि एक अननोन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर एट 2.5 बार प्रेशर हैज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड एट द सेम टेम्परेचर। आप इसको हेनरी लॉ से व्यू कर सकते हो। आप कह सकते हो P1 इज इक्वल टू KH into X1, P2 इज इक्वल टू KH into X2। आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। देर आर मेनी वेज ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन, क्योंकि एक ही गैस है तो उस गैस का KH तो सेम ही रहेगा। अब आपको कह रखा है कि जो प्रेशर है वो डबल कर दिया, तो मान लो P2 इज ट्वाइस ऑफ P1। पहले मोल फ्रैक्शन जो था वो 0.04 था। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.08। तो देर आर मेनी वेज। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। हम ये कह सकते हैं प्रेशर डबल करने पे मोल फ्रैक्शन डबल हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं। बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट टू क्रिएट अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो हम पहले डेल्टा टीबी निकालेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर 1 है, मतलब वांट ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होगा KB into M। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.104। आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन। 100.104। कोई भी छोटी मोटी गलती कैलकुलेशन की अपने आप मैनेज करनी है, मुझे नहीं बताना है, ना मुझे व्हाट्सअप करना है। अगला आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट राउट लॉ ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो, अगर आपका, एक मिनट सॉरी, इसमें जब आप नॉन वोलेटाइल के बारे में बात करोगे ना, तो आपके दिमाग में ना पहला फॉर्मूला आएगा डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू XB, जो आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं। आप देख लो। तो इसको करने का फिर सेकेंड अप्रोच ये क्रिएट होती है कि किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो मैं इसको ऐसे अप्रोच करूंगा कि टोटल प्रेशर जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रेशर का सम होगा।
अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर तो जीरो है, जिसका आसान सा मतलब ये हो गया कि जो भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का आएगा वही होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बच्चे इसमें, जब ये आया था क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद वाला पेपर है, इसमें बच्चे फंसे थे। देखो, सी आंसर है इसका। हमारी जो आंखें हैं वो ढूंढ रही होंगी डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, जो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे और आसान कर रखा है, देखा जाए तो इन्होंने और आसान कर दिया, एक छोटी सी बात ही तो है। किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रेशर का सम होगा। अब सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, उसका प्रेशर तो है ही नहीं। अगला, एक एजियोट्रॉप हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन, इसका मतलब ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, आपको पता उल्टा होता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम राउट लॉ। ये आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एलिवेशन का जो फॉर्मूला है वो है के बी इंटू एम। और इस फॉर्मूले को अगर मैं खोलूंगा तो आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो एलिवेशन एक्चुअली दो लोगों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखते हैं चॉइस में क्या है। सी आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना सीखो, समय बीतता जा रहा है। आंसर टिक नहीं करने होते, आंसर बनाने होते हैं, समय लगाना होता है। हाँ जी, यहाँ तो कोई सवाल किसी का तो पूछ लो। ठीक है। अगला आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। एक ही परिवार के लोग बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आ रहा है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये ग्राफ क्या दिखाता है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, फील करो। टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर वेपर प्रेशर बढ़ता है। आपसे पूछा हुआ है डायग्राम में ये पॉइंट एक्स क्या है। ये एक्स कुछ नहीं है, इनको ये बताना चाहिए था, ऐसे एरो मार्क करनी चाहिए थी। अच्छे से बताया नहीं है इन्होंने, ना कुछ क्लियर करा है। ठीक है, ये इस पॉइंट एक्स क्या है, क्योंकि इसके बाद ग्राफ में कोई चेंजेस भी नहीं दिखा रहे, पूरा बता भी नहीं पा रहे कि ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। तो ये जो पॉइंट एक्स है इसमें दिखाया हुआ है कि ये भी नहीं बताया कि ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का है या सॉल्वेंट का है। सो इफेक्टिवली तो ये कुछ भी नहीं बता रहे। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि अगर दो लाइनें होंगी तो हम बात कर सकते हैं कि एक लाइन क्या दिखाती है, दूसरी लाइन क्या दिखाती है। इसमें कोई लाइन भी ऐसा नहीं दिखाई है। फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली इस ग्राफ ऐसे बनते नहीं है, उसमें आपको पता है एक जर्क सा आता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एलिमिनेटेड है। अब आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो हम नहीं बता सकते एक्चुअली, क्योंकि इसमें दो लाइनें होती तो हम बता सकते थे। तो मैं एक क्वेश्चन रिव्यू में डाल देता हूँ। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पूछा हुआ है, तो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गैस के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, सॉलिबिलिटी घट जाएगी। असर्शन रीजनिंग है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। सही बात है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है। देखो हम एक की दो बातें करते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज स्ट्रॉन्गर। गलत। आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में ए बी अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन। असर्शन सही है, रीजन गलत है। सी आंसर है। न्यूमेरिकल आ रहा है जी ये। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और कम पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में ज्यादा चीजें पूछी हुई थी, इसमें कम पूछा हुआ है। 19.5 ग्राम फ्लोरो एसिटिक एसिड, मोलर मास दिया हुआ है, 500 ग्राम पानी में लिया गया, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ऑब्जर्व टू बी। ये दिया हुआ है, गलती से ये अगेन मिसप्रिंट है, ये है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक कर लो। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो मैं इसको देखता हूँ सॉल्यूट को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैं देखता हूँ पानी को, और मैं अपने रूटीन को फॉलो करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एसिड डिसोसिएट इन वाटर, वांट ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है। और क्योंकि क्वेश्चन में मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा वांट ऑफ से ही निकलेगा। तो पहला स्टेप होगा कि मैं वांट ऑफ फैक्टर निकालूं। कैसे निकालूंगा वांट ऑफ फैक्टर में? मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, उसका इस्तेमाल करके निकालूंगा। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, डेल्टा टी एफ है 1, आयोटा निकालना है। एफ की वैल्यू पानी की गिवन है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 19.5, मोलर मास भी दे रखा है, दयालु एग्जामिनर। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आयोटा आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 1.075। 30 सेकेंड लंबी गहरी सांस लेंगे, सोचेंगे। आयोटा एक से ज्यादा आ रहा है, आना भी चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था डिसोसिएशन। अब मुझे अल्फा निकालना है। ये आयोनाइज करेगा, जैसे कि ट्रेनिंग मिली है, आखिरी में मिलेगा 1 - अल्फा अल्फा अल्फा। आयोटा हो जाएगा फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 है। आयोटा इज 1.075, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। कोई सवाल किसी का? तो 2023 तक की जर्नी से ये तो एविडेंट है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में अल्फा वाले क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर हम ये क्वेश्चन कुछ देख भी रहे हैं जो आए हुए हैं, तो बड़े बेसिक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई इज गिवन। इक्वल मोल्स दोनों के मिक्स करे हैं, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि दोनों के मोल्स बराबर है।
अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो मोल फ्रैक्शन हाफ आ जाएगा, और अगर एक का मोल फ्रैक्शन हाफ आएगा तो दूसरे का भी हाफ आ जाएगा। इसके बाद हम राउट लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे। पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ए और बी की आदत पड़ी हुई है, थोड़ा देख लेना। आसान वैल्यूज, ब्यूटीफुल लाइफ। आगे जाके रियलाइज करोगे कि खाम खा के इनर्शिया बनाए हैं लाइफ में, है कुछ नहीं। न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं आते, इसको कह के आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी हुई है। ऐसे क्या तुरम खा न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हैं, तो सारा कुछ तो कर लिया तुमने। जैसे कि बताया गया था कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे पी वाई क्यू के, उसमें मैं गिवन नहीं लिखूंगा। ऑब्वियस रीजन, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। अदरवाइज आपको पता है जेएसआर में एक ही फॉर्मेट है काम करने का, यू हैव टू राइट गिवन, आराम से काम करना है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, बोलो। 2 मोलर K2S। 2 मोलर K2SO। अरे ऑप्शन बोल देते हैं, डी आंसर है, 2 मोलर K2SO4। तो जो पहला 1 मोलर KCl है, इसमें सॉल्यूट देखो कितने होंगे। KCl दो में टूटेगा, 1 मोलर विल ब्रेक इनटू 2 मोलर। 1 मोलर K2SO4 तीन सॉल्यूट में टूटेगा, दो पोटेशियम आयन और एक सल्फाइड आयन, तो 1 मोलर विल ब्रेक इनटू 3 मोलर। 2 मोलर KCl, 1 मोलर KCl, 1K+1Cl-, 2 मोलर, 2 मोलर K+2 मोलर Cl-, तो ये 4 मोलर हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे करके। तो K2SO4 टूटेगा, दो बनेंगे पोटेशियम आयन, एक बनेगा सल्फेट आयन। सो अगर इसके 2 मोलर हैं तो इसके चार बनेंगे, इसके दो बनेंगे, तो टोटल यहाँ पे 6 मोलर सॉल्यूट होगा। तो सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और फिर हमें ध्यान रखना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, ज्ञान, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्ञान। आंसर आ गया, हवा में निकाल लिया, सब ठीक है, लेकिन ये लिखो, अपने लिए लिखो, सोचने का तरीका क्लियर रखो। Why boiling point of 1 molar NaCl solution is more than 1 molar glucose? तो हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था। NaCl is electrolyte solute, धोखेबाज। It dissociate in water, hence has higher moles of solute than glucose, which is non-electrolyte in nature। तो हमारा आंसर इस बात पे फोकस कर रहा है कि जी NaCl धोखेबाज है, ये सॉल्यूशन में जाके टूटता है। टूटने के कारण इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्यूशन में। उधर से ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ये तो ना एसोसिएशन करता है ना डिसोसिएशन करता है, इसके मोल्स सॉल्यूट में कम रहते हैं। पहले थर्ड का आंसर दे रहा हूँ, ये वाला। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीवी निकालना है।
प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो जी, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ। ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है। और अगर ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है तो सबसे पहले मुझे इसमें वांट ऑफ ही निकालना पड़ेगा। वांट ऑफ निकाल के आप दिखाओगे। क्वेश्चन एलिवेशन का है, इसमें आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला खोलेंगे। आयोटा 3 है, केबी की वैल्यू 0.512 है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 95, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 200 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.808। केल्विन, डिग्री सेल्सियस कुछ भी लिखकर आ सकते हैं क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड पार्ट अब करा रहा हूं मैं। इसमें कह रखा है कि एक सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है, इसका मोलर मास 50 है, इसको 78 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%। तो रिड्यूस टू 90% का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर प्योर का प्रेशर 100 था, अगर प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर 100 था, तो क्वेश्चन में कहा गया है कितना सॉल्यूट डालें ताकि सॉल्यूशन का प्रेशर घटकर 90 हो जाए। तो आरएलवीपी का फॉर्मूला लगाया। नेगलेक्ट यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि मुझे पता ही नहीं सॉल्यूट कितना है। डेल्टा पी निकालेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट का मोलर मास क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच इज 50। सॉल्वेंट आपकी बेंजीन है, उसका गिवन मास भी 78 है और बेंजीन का मोलर मास भी 78 होता है। डाटा आसान देने की कोशिश करिए उसने, देखो ये 0.1 आ जाएगा। बाकी फिर मैथ्स शुरू हो जाएगा सॉल्व करना। ये आ गया 5.5 ग्राम। कोई सवाल किसी का?
ठीक है। 2024, फिनॉल डाइमराइज इन बेंजीन हैविंग वांट ऑफ फैक्टर 0.54 आयोटा दिया हुआ है आपको। वो कह रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल दो। तो फिनॉल डाइमर फॉर्म कर रहा है। 1 - अल्फा, अल्फा/2 आपको याद है आखिरी में बचता है। आयोटा है 0.54। सॉल्व करके यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। सोचने का तरीका, अगर एजियोट्रोप मैक्सिमम बॉइलिंग है उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउट लॉ से। तो सवाल बदल गया, कौन दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ? एक ही क्लासिक केस है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, वही पिक्चर में हमेशा आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन की जीरो नहीं होती, गलत, जीरो होती है। ए बी अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन की वही होती है जो ए और बी में होती है। सही है। एसर्शन गलत, तो आपको पता है डी आंसर हो जाता है। फॉर ए इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन, एक धोखेबाज सॉल्यूट है, एसोसिएशन कर रहा है, तो वांट ऑफ फैक्टर आपको पता है, अगर सॉल्यूट ईमानदार हो तो आयोटा 1 होता है, और अगर एसोसिएशन हो तो आयोटा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। जब NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। ये बात सच है, क्योंकि NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और उसको सॉल्वेंट में डालें तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। ये रीजन दे रहा है NaCl पानी में जाके टूटता है। हाँ टूटता तो है, लेकिन इस कारण से थोड़ी वो डिप्रेशन दिखा रहा है। डिप्रेशन तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। NaCl की जगह ग्लूकोज डालोगे तभी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूट के टूटने का डिप्रेशन से कोई संबंध नहीं है। एसर्शन सही है, रीजन भी अपने आप में सही है, लेकिन एज ए एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट नहीं है, तो बी आंसर है। कोई सवाल है किसी का? पूछो। ठीक है, फिर आगे बढ़े जाओ। Calculate the elevation in the boiling point of a solution of 4 gram of magnesium sulfate. Magnesium sulfate, metallic salt, dissociate, want of। और अगर ये वांट ऑफ का क्वेश्चन है तो पहले वांट ऑफ निकालना पड़ेगा, मैग्नीशियम सल्फेट टूटेगा, और आप देख रहे हो 1 लाखवीं बार आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। सॉल्यूट की शक्ल बदलते रहते हैं, ले देकर इनके पास इस टॉपिक में यही क्वेश्चन है पूछने के लिए। कितने और सबूत चाहिए आपको ये समझने के लिए कि CBSE का पेपर कितना आसान आता है? आयोटा 2 निकाल लिया है, केबी की वैल्यू 0.52 है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 4 ग्राम। मोलर मास भी दिया हुआ है, दयालु एग्जामिनर। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन 100 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। डाटा कितना आसान है देखो। 0.346 केल्विन।
पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ तो क्या ही पढ़ेंगे। खैर, सवाल पे कूदते हैं। पहला सवाल बहुत ही अच्छा है। प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल वाटर मिक्सचर। कवि उक्त पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि अगर इथेनॉल और पानी मिक्स हो गए तो तुम इनको अलग नहीं कर पाओगे। आपके पास इथेनॉल पानी में मिक्स है, आप हीट करना शुरू करते हो, पानी उड़ता जाता है, इथेनॉल रह जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब ये एजियोट्रोप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब 95% इथेनॉल और 5% पानी रह जाएगा, उसके बाद ये अलग नहीं होंगे। एजियोट्रोप की दिक्कत है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आते ही ये इकट्ठे उड़ेंगे, आप इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो उसका जवाब है इथेनॉल वाटर मिक्सचर फॉर्म एजियोट्रोप, hence cannot be separated by fractional distillation as they both boil at same temperature। आपको पता है एजियोट्रोप का मतलब ही यही है कि दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, फिर भी इकट्ठे उड़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाई डज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन शोज डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर। उसका जवाब है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन। देखो जानबूझ के ना उसने डेविएशन का नाम नहीं बताया, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। क्या कारण है? बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग प्यार बढ़ जाता है। आफ्टर मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन with acetone which decrease vapor pressure। सो एनसीईआरटी ये कहती है कि जी, बड़ा एग्रेसिव वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैं हमेशा इस बात पे लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सारी जो कॉन्सेप्ट है वही हिल जाएंगे। ये सही है कि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त बनती है, बट एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड यूज किया हुआ है। सो ये इनके बीच की अट्रैक्शन ज्यादा है दो क्लोरोफॉर्म के बीच की अट्रैक्शन के मुकाबले, दो एसीटोन की अट्रैक्शन के बीच के मुकाबले। नेगेटिव डेविएशन का मतलब यही है कि लिक्विड को, जो लिक्विड आपने मिक्स करे हैं उनमें प्यार ज्यादा बन गया है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल लिक्विड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड आपको लिख के आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये दिसंबर है, इट इज ए टाइम टू स्टडी एनसीईआरटी, फॉलो एनसीईआरटी। रात को उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी अपनाओ। मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैंने क्या पढ़ा है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं। आपको 98% हर चीज परफेक्ट पढ़ाई गई है, 2% फाइन ट्यूनिंग है। मैं पहले दिन हार्डजन मॉर्निंग वर्ड यहाँ यूज नहीं, मैं आज भी विरोधी हूँ उसका। ये तो है नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी हार्डजन मॉर्निंग होगी आज से, मैं तो कह रहा हूँ नहीं है। एनसीईआरटी ने ये यूज किया हुआ है, बेटर टू राइट इट, बेटर टू रिमेम्बर। Why it should not be hydrogen bonding? क्योंकि हाइड्रोजन is not attached with oxygen, is not attached with fluorine or nitrogen. We should not use this word. एनसीईआरटी को ये अवॉइड करना चाहिए था, बट ठीक है, कर दिया तो कर दिया। तुम भी लिखाओ। कोई और सवाल किसी का? दो न्यूमेरिकल आ रहे हैं।
फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया हुआ है, 1.2 ग्राम सॉल्यूट डाला गया है 60 ग्राम बेंजीन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो 5% से कम है। आपकी बेंजीन जो है वो 60 ग्राम है, और 60 का 5% भी लूंगा तो 3 ग्राम बैठता। तो आपका जो सॉल्यूट है देखो वो 1.2 है, जो 5% से भी कम है। इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ये है RLVP का फॉर्मूला। पहले ये देखो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे सिखाया हुआ है। फॉर्मूला लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, एनबी को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर से, मोल्स को खोल रहा हूँ, अब वैल्यूज डालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर था 1.25, सॉल्यूशन का है 1.237, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 1.2, मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट है, उसका मोलर मास 78 होता है, और गिवन मास इसका 60 है। रीजनेबली आसान डाटा है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से मोलर मास आ जाएगा विच इज 150 ग्राम पर मोल। मैंने कभी कोई कंफ्यूजन रखी नहीं है। मैंने हर उस क्वेश्चन में जहां अप्रोक्सीमेशन लिया था मैंने जस्टिफाई किया। मैंने कभी कोई क्वेश्चन बिना जस्टिफाई करे आपको बताया ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ, जब मुझे कई बच्चे व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछते हैं भैया वीडियो दोबारा देख लो, मैंने तो अपनी बात हमेशा पक्की ही बताई है। मैंने वही तरीका डेवलप किया है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन करने हैं। कुछ ऐसा नहीं कि मुझे भी अलग सोचना है, ऐसे ही काम करते हैं। अगर मैंने PYQ में भी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चनों में अप्रोक्सीमेशन लिया तो मैं बता देता हूँ कि क्यों लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। तो हम कोई दुविधा में नहीं रख रहे। जैसे कई बच्चों को आदत है, वो आधी दूरी बात पकड़ लेते हैं या फिर कहते हैं सर कभी तो आप अप्रोक्सीमेशन लेते हो कभी नहीं लेते। अबे ऐसे कैसे लेते हैं यार, मैं तो बता के लेता हूँ। आज भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने तो वहां अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया क्योंकि वहां मुझे सोल्यूट का अमाउंट निकालना है, तो मुझे सपना आएगा वो 5% से कम है। तो वी आर गिविंग यू फुल डिबेट। आप आधा अधूरा पढ़ रहे हो, कच्ची पक्की रोटी पका रहे हो, मत पकाओ, ढंग से पढ़ो, आराम से पढ़ो। JSR की ये स्ट्रेंथ है, आपको हर चीज पक्की बताई हुई है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आपको भटकना नहीं है। चॉइस में क्वेश्चन था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, वन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 1.8 ग्राम सॉल्यूट 90 ग्राम बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू दिस, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और मैं देखो यहाँ भी डिबेट देता हूँ कि देखो सॉल्यूट का नाम नहीं दे रखा। अगर सॉल्यूट का नाम नहीं दे रखा मतलब ईमानदार है, बात खत्म। अगर सॉल्यूट का नाम नहीं दे रखा तो ईमानदार। डेल्टा टीवी पे क्वेश्चन है। डेल्टा टीवी निकालने के दो तरीके, पहला है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डाटा भी चेंज नहीं किया इन्होंने। और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का, KB × M। डेल्टा टीबी है 0.88, KB क्वेश्चन में गिवन है सॉल्वेंट का। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 1.8, मोलर मास निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। ये आंसर है। कोई सवाल किसी का?
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेपर प्रेशर of A and B are given to us. If A and B are mixed in the mole fraction, A का दिया हुआ है, find the mole fraction of B in the vapor phase. डाटा बहुत ही सुपर इजी डाटा है। तो ये क्वेश्चन है राउट लॉ का, आइडियल सॉल्यूशन का। हमें क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है कि A का मोल फ्रैक्शन मिक्सचर में 0.4 है, तो B का हो जाएगा 0.6। सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला जाता है राउट लॉ के फॉर्मूले से, पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। प्योर ए का प्रेशर दिया हुआ है 75, मोल फ्रैक्शन है 0.4। प्योर बी का प्रेशर दिया हुआ है 25, मोल फ्रैक्शन है 0.6। ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 45। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन बी का वेपर फेज में, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना हो उसका प्रेशर डिवाइड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर। पी भी देखो ये रहा 15, देखो, और सॉल्यूशन का प्रेशर आपने निकाला हुआ है 45, तो ये आ जाएगा 1/3 विच इज 0.33। और हमेशा से आपको ये ट्रेनिंग दी है कि भैया राउट लॉ में दो ही क्वेश्चन होते हैं, या तो सॉल्यूशन का प्रेशर पूछ लेते हैं या फिर मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, जो हमेशा से मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी रहा है। पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। पीवाईक्यू तो एक जन्नत है, ये तो एक ऐसी डुबकी है जैसे संगम में नाली है। 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, वो एक न्यूमेरिकल देते हैं, दो क्वेश्चन थ्योरी के देते हैं। क्वेश्चन आ गया, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास। देखो रीजन नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि कौन सी प्रॉपर्टी प्रेफर्ड है। ये सुनना है, ये समझना है हमने ध्यान से, कितना लिख कर आना है। तो लिखो जी, एक ही लाइन का आंसर है तो लिख लो, हालांकि दोबारा पहले कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट but depend on moles of solute is called colligative property। और कौन सी colligative प्रॉपर्टी है जो मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल निकालने के लिए बेस्ट है? तो जवाब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बी पार्ट का आंसर। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आते हुए भी बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कह रहा है अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज दोनों की मोलैरिटी सेम है, ये आइसोटोनिक है, फिर भी ये आइसोटोनिक क्यों नहीं है? अगर दोनों की मोलैरिटी सेम है तो फिर भी ये आइसोटोनिक क्यों नहीं है? तो आइसोटोनिक होने के लिए मोलैरिटी सेम नहीं होनी चाहिए। देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl solution is more than glucose solution। क्यों? बिकॉज देखो, मेरी स्टैंडर्ड लाइन होती है NaCl धोखेबाज है, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। धोखेबाज लिख के मत आ जाना, NaCl is electrolyte solute, it dissociate in solution, hence shows higher osmotic pressure than glucose जो ऐसा कुछ नहीं करता।
तो मोलैरिटी सेम होने से कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होने चाहिए। अब वो सेम हो नहीं सकते क्योंकि NaCl धोखेबाज है, पानी में टूटेगा, इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूट की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा। कोई सवाल किसी का? ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। वो कह रहा है कि CO2 गैस पानी में ज्यादा घुल रही है एज कंपेयर टू O2, तो किसका KH ज्यादा होगा? फिलॉसफी क्या है? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपसे रीजन मांगा है, मांगा है, तो आप लिख कर आओगे KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO2 की। तो KH किसका ज्यादा होगा? O2 का। ये लिख कर आ रहा है। अगला आ रहा है, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंजेस व्हेन प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड। बताओ जी क्या होगा साइज का? साइज बढ़ जाएगा घट जाएगा, बोलो। Decrease. Cell will shrink. यस। सो सेल विल श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। अपने से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखा हुआ है, पानी सेल में से बाहर आ जाएगा जिसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं, सेल श्रिंक कर जाएगा, साइज ऑफ ब्लड सेल विल डिक्रीज। ये न्यूमेरिकल अच्छा आया, ये न्यूमेरिकल पैटर्न तोड़ने वाला है। अगर आपके कॉन्सेप्ट कच्चे होंगे तो आप इसमें ट्रैप में फंसोगे। क्वेश्चन उसी लाइन पे ही है, एक मोलर सॉल्यूशन है, डाटा काफी आसान है, सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, 60% आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि आपका सॉल्यूट टूट रहा है, आयोनाइज हो रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है। आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पहले आपको आयोटा निकालना पड़ेगा, और क्योंकि आपको अल्फा दिया हुआ है तो मैं हमेशा बोलता हूँ अल्फा से आयोटा, आयोटा से अल्फा। मेन कलाकारी इसमें यही है कि क्या आपको इसको तोड़ना आता है, बस इतनी सी बात है। एक काम करता हूँ, मैं टेबल पूरी बना देता हूँ, इन केस किसी बच्चे को समझ में ना आए, मैं शॉर्टकट लगाऊं या सीधा करूं। मैंने हमेशा सिखाया है, आप 1 मोल सॉल्यूट लेते हो, ऑब्वियसली उस वक्त प्रोडक्ट तो होते नहीं। हाँ जी, अगर अल्फा टूटेगा तो ये बनेगा 2 अल्फा, ये बनेगा 3 अल्फा, स्टोइचियोमेट्री देखो कितना रह जाएगा, 1 - अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। आयोटा होता है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल। ये फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये इनिशियल है। टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बात को बढ़ा रहा हूं, जस्ट इन केस आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो। डायरेक्ट वाले बच्चे ये थे।
डायरेक्ट कौन कर सकता था, जो उसने ऐसे लिख सकते थे। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा तूफान केस नहीं है। 1 - अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, क्या है इसमें। फिर भी जस्ट इन केस किसी बच्चे को दिक्कत हो तो सिखा दिया। अब आपको अल्फा दिया हुआ है 60%। 60% का मतलब 60/100 विच इज 0.6। जब आप रखोगे तो 0.6 रखोगे। तो ये आ गया 3. आपको निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले एलिवेशन निकालेंगे। मोलैरिटी दे रखी है तो काफी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसकी टाइम भी बच जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन। डिग्री सेल्सियस। कोई सवाल किसी का। यहाँ पे खत्म होता है सॉल्यूशन चैप्टर।